वन वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आ गई हूँ सब्जेक्टिव्स के। तो यहीं पे आप क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? एक उदाहरण दे। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं उसको आपको उदाहरण के साथ बताना है, तो वो क्या है? तो पहले देखिए, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण भी देख लीजिए, 2H2 प्लस O2 जब इधर गया तो क्या बना? 2H2O। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया? समीकरण जो है वो बराबर हो गए, मतलब इधर भी जो था वही हो गया ना। यहाँ पे 2H2 तो यहाँ पे 2H2 लिखा, O2 है तो आगे में 2 लगाया इसलिए O2 हो गया। तो यही क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक है ये? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं। देखो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं। इसीलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना क्या होता है? आवश्यक होता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है? द्रव्यमान दोनों का, अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। इसीलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना क्या होता है? आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को क्यों साफ करते हैं? तो मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसीलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेंग माल से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। मैग्नीशियम का जो धातु होता है वो सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर क्या हो जाता है? जमा हुआ रहता है। इसीलिए जब वायु के संपर्क में इसको जलाने से पहले इसमें क्या करते हैं? इसको घिस लेते हैं अच्छे से, सरीस पेपर से रगड़ के साफ कर लेते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से संपर्क मतलब संयोग कर सके और जल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो उस विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखो, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या करता है? लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। क्या बना देता है? आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनाने के कारण कॉपर सल्फेट का रंग
का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण क्या होता है, कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए समीकरण भी दिया हुआ है आपको, क्या है, पहले कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe, ये क्या बनाएगा उधर जाके FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल क्या है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो अम्ल क्या है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल क्या है, तो अम्ल जो है वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जैसे HCl है तो H+Cl, ठीक है। हाइड्रोनियम H3O+ आयन की सांद्रता कम हो जाती है। कैसे प्रभावित होता है, यहाँ पे पूछा है ना, तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, कैसे प्रभावित होती है, तो वहाँ पे उसकी सांद्रता कम हो जाती है, ये लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्यों। अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। क्या होता है कि अम्ल और क्षारक के बीच की जो अभिक्रिया होती है उससे लवण और जल बनता है और दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसीलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण देना है। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है, उसको ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है, देख लीजिए, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O ये बनाया। फिर CaOH2 H2 प्लस H2SO4, ये क्या बनाएगा, CaSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप लोगों का आता ही आता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बिल्कुल, कि प्रत्येक का अम्ल, कौन सा अम्ल है प्रत्येक में, ये आपको बताना है। तो खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। हमेशा याद रखिएगा कि खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। अमरूद में क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल होगा। अमरूद में क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल होगा। इमली में क्या होगा, टार्ट्रिक अम्ल होगा। ठीक है, तो खट्टा दूध में क्या होता है, यहीं पे याद करते हुए जाइए, लैक्टिक अम्ल, अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा के 3 उपयोग लिखे। धोने का, एक देखिएगा खाने का सोडा आता है, एक कपड़ा धोने का भी सोडा आता है, धोने का सोडा। तो धोने का सोडा का 3 उपयोग क्या है, तो घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग होता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए होता है, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। कहाँ कहाँ पे होगा, घर की साफ सफाई के लिए होगा, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए होगा और कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एक होता है ना ब्लीचिंग पाउडर, उसको हम लोग छिड़कते हैं, जहाँ पे गंदा नाली वाली में होता है वहाँ पे छिड़क देते हैं, तो ये सब उसका उपयोग है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के 3 उपयोग बताना है। बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है, देखो, बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है
औषधि के रूप में शरीर की अम्लता दूर करने में होता है। बेकिंग सोडा का, खाने वाले सोडा का किस किस चीज़ में उपयोग होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में, सोडा अम्ल अग्निशामक में और औषधि के रूप में शरीर की अम्लता दूर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आए तो बाद में पछतावा के सिवा कुछ नहीं होगा। किन्हीं दो जल योजित लवणों के नाम, सूत्र एवं रंग को लिखना है। दो का लिखना है। देखो, धोवन सोडा, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। रंग क्या होता है इसका? सफेद। कॉपर सल्फेट का क्या होगा? CuSO4 5H2O। रंग क्या होगा इसका? नीला होगा। अब इसमें भी आपको क्या करना है? रासायनिक सूत्र बताना है। ये भी आता है क्वेश्चन, रासायनिक सूत्र बताने का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या रासायनिक सूत्र होगा? NaOH। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CaO। हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या बोलेंगे? HCl। और कॉपर सल्फेट को क्या बोलेंगे? CuSO4। इसको याद कर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे? NaOH। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? CaO। हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या बोलेंगे? HCl। और कॉपर सल्फेट को क्या बोलेंगे? CuSO4। निम्न का रासायनिक सूत्र लिखना है। इसका भी रासायनिक सूत्र, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? यहाँ पे देखिए, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होगा CaOH2। विरंजक चूर्ण का क्या होगा? CaOCl2। बेकिंग सोडा का क्या होगा? NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा? CaSO4.1/2H2O। ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं कि आपको सूत्र लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आघातवर्धीयता क्या है? उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आघातवर्धीयता क्या है? तो धातुओं को हथौड़े से पीटकर चादरें बनाई जाती है। कोई भी धातु है उसको जब हथौड़े से पीटकर चादरें बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को आघातवर्धीयता कहते हैं। धातुओं का वह गुण जिससे उसे पीटकर जो है चादरें बनाई जाती हैं, उसको कहते हैं आघातवर्धीयता। तो इसका उदाहरण क्या होगा? सोना और चांदी। सोना और चांदी जैसे वो उसको पतले पतले तारों में परिवर्तित किया जाता है, जैसा भी हो उसको उस आकार में ढाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम अभिक्रियाशील धातु होती है। यह हवा में स्वतः जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसीलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए और आग को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो सोडियम के धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये अभिक्रियाशील धातु है और ये हवा के संपर्क में आने पे क्या होता है? जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसीलिए सुरक्षित रखने के लिए, इसे सुरक्षित रखने के लिए और आग को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी के तेल में इसको डुबोकर रखते हैं। तो इसका यहाँ पे समीकरण देख लीजिए, 4Na + O2 बनाएगा 2Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि एक धातु एवं एक अधातु का नाम लिखना है जो द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, जो द्रव के रूप में पाया जाता है। तो धातु में क्या हो जाएगा? जो द्रव अवस्था में होती है वो है पारा, और अधातु में क्या होगा? वो है ब्रोमीन। उसको हम लोग द्रव के रूप में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संक्षारण को परिभाषित करें। संक्षारण से बचने के 2 उपाय लिखे। तो संक्षारण क्या है? वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु का परत बनकर नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, वायु और नमी की उपस्थिति में
किसी भी धातु का परत बन बनकर नष्ट होना, उसको हम लोग संचारण कहते हैं। फिर क्वेश्चन में पूछा है संचारण से बचने के उपाय। संचारण से कैसे बच सकते हैं? तो यशद लेपन मतलब जिंक की परत चढ़ाकर बच सकते हैं, और पेंट कर धातु के पेंट करके, तो धातु के ऊपर पेंट करके हम संचारण से बच सकते हैं। ठीक है, अगेन एक बार देखिए कि संचारण क्या है। तो वायु और नमी की उपस्थिति में किसी धातु का परत बन बनकर नष्ट होना संचारण कहलाता है। और संचारण से बचने का उपाय है जिंक की परत चढ़ाना, मतलब उसको यशद लेपन कहा जाता है। जिंक की परत चढ़ाना को अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यशद लेपन क्या है, तो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो जिंक की परत चढ़ाना। जिंक की परत चढ़ाने को यशद लेपन कहा जाता है, और धातु के ऊपर पेंट करके हम संचारण से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संचारण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। संचारण के लिए क्या क्या शर्तें हैं? तो वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति, नमी जल की उपस्थिति, और अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति। क्या तीन चीज होना चाहिए? वायु के होना जरूरी है, नमी जल का होना जरूरी है, और अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके बताना है। तो अभी हमने आगे भी देखा लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके क्या है? यशद लेपन। इस विधि में लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है पेंटिंग। इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। कोई भी लोहे की वस्तु है, अगर वो हवा और नमी के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाता है, जो कि उस चीज़ मतलब वो जो चीज़ है, जो सामान है, उसको खराब करती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या उपाय कर सकते हैं? हम यशद लेपन कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि जिंक की परत चढ़ाई जाएगी वो वस्तु पर। नेक्स्ट है पेंटिंग। इसमें हम पेंट कर सकते हैं ताकि उसको हम जंग लगने से बचा सकें। तो जितने भी सारे मैंने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। कहीं पे भी अगर आपको डाउट होता है कोई भी, तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल बटन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन जाए, एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।